मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने पुनः कुछ चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 24 दिसंबर। आज दिन है मंगलवार और वर्ष 2024। 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे होंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उपभोक्ता के संबंध में। बल्कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही सम्राट होता है, जिसकी सेवा के लिए उद्योग सेनापति सर्वदा तैयार रहता है। एक उपभोक्ता की बचत उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन फिर वक्त बदला, कुछ ऐसा देखा गया कि लोग उपभोक्ताओं का शोषण करने लगे। तो इसको देखते हुए कई देशों की सरकारों ने अपने यहाँ उपभोक्ता फोरम बनाए। भारत में भी उपभोक्ता फोरम बना कि अगर किसी उपभोक्ता के साथ जो है उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो लोग उपभोक्ता फोरम जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एक तो दिन ये हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष मनाते हैं। अब आगे चलते हैं। आज ही के दिन 24 दिसंबर को जो है एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें बहुत बाद में भारत रत्न से नवाजा गया। यद्यपि वो भारत में पैदा हुए, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि उन्हें एक अलग देश में रहना पड़ा और उनकी आत्मा भारतीय बनी रही। तो वो कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। खान साहब का जन्म आज ही के दिन ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसका नाम अब खैबर पख्तूनख्वा रखा गया है, वहीं पर उस्मान जई नामक गांव में खान साहब का जन्म हुआ था। इनकी एक उपाधि बादशाह खान भी है। ये सबसे कद्दावर कांग्रेसी नेता बने और महात्मा गांधी को इन्होंने बराबर सहयोग दिया। और खान साहब जो इन्होंने पख्तून नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। तो खान साहब जो है बराबर पूरे भारत को अपना देश मानते रहे और गांधी जी के अनन्य उसमें रहे। 1934 में इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, लेकिन खान साहब ने बड़ी विनम्रता से इस उत्तरदायित्व को लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सेवक बनने में ज़्यादा मतलब सुखी रहना चाहता हूँ, और बराबर वो जो है भारत के प्रति या जितने भी आंदोलन हुए उसमें सक्रिय रहे। इनका एक आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अंग के रूप में था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और इसका एक उपनाम क्या है खुदाई खिदमतगार का? बताएं? बताएं? अच्छा बताइए, मंगल ग्रह का रंग क्या है? लाल। और जो खुदाई खिदमतगार के जो स्वयं सेवक थे वो क्या पहनते थे? कुर्ते। ये लोग जो हैं किस रंग के कुर्ते पहनते थे बताएं? लाल। हाँ, तो आंदोलन का क्या नाम पड़ गया? सन्यासी। लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। ये पठान सूट होता था। पठान सूट बड़ा होता है, तो खास तौर से पठान लोग जो बड़े लंबे चौड़े होते हैं। देखिए, पठान एक कल्चर है वहाँ के। अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोग जो हैं यहाँ पे पख्तून लोग ज़्यादा रहते हैं, लंबे चौड़े। मेरा भी मन होता था कि मैं भी पठान बनूं, लंबा चौड़ा। पठान सूट बनाने का भी मन हुआ। देखिए, खैर, तो खान साहब जो थे बराबर कांग्रेस के या भारत के प्रति अनन्य निष्ठा रखी उन्होंने। और इन्हीं के समय
जो है इन्होंने पेशावर में एक जुलूस निकाला था, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इन पर लाठीचार्ज किया तो महात्मा गांधी की नीतियों का पालन करते हुए खान साहब के नेतृत्व में इन पठानों ने कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब कोई प्रतिवाद नहीं किया। आश्चर्य हो गया। तब जो है एक गढ़वाल रेजिमेंट बुलाई गई और उसको आदेश दिया गया कि इन पर फायरिंग करो, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट ने अपने निहत्थे देशवासियों पर फायरिंग करने से इनकार कर दिया। उस समय जो अधिकारी थे उनका नाम था मिस्टर चंद्र सिंह गढ़वाली। उनका नहीं भाई, ये तो हमारे देशवासी, और फिर ये कुछ गड़बड़ भी नहीं कर रहे हैं, निहत्थे जा रहे हैं। तो खैर जो है उसमें फिर गढ़वा उन लोगों को नौकरी से भी निकाला गया था। कुल मिला के यहाँ पर जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस की भी सरकार रही। खान साहब जो है बड़ी तन्मयता से जो है अपना कार्य करते थे, और चुनाव में वहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही। लेकिन आज़ादी के समय कुछ ऐसा तमाशा हो गया कि पहले ये इलाका खान साहब ने कहा था कि भारत के साथ रहेगा, और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जब भारत विभाजन की बात आई और जब लोगों की जो सिग्नेचर हो रहे थे कि कौन विभाजन चाहते हैं या नहीं, तो जैसा मैंने सुना है या पढ़ा एक आध किताबों में कि खान साहब ने भारत विभाजन के विरोध में अपना वोट डाला था। लेकिन अब इनका इलाका पाकिस्तान में चला गया तो इनको मजबूरी बस जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो जनमत संग्रह कराया तो लोगों ने, जो भी उस समय एकदम मनोदशा हुई हो उन लोगों की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा भी था महात्मा जी से कि महात्मा जी हमको तो कहाँ भेड़ियों के आगे डाल दिया गया। तो महात्मा जी ने कहा भी कि हम तो चाहते थे कि हम आप साथ ही साथ रहें, लेकिन अब भाई जनमत पता नहीं कैसे चला गया। खैर, तो ये बेचारे जो है हमेशा अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, और जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने पाकिस्तान की गलत नीतियों का हमेशा विरोध किया, तो इन्हें पाकिस्तान की भी जेलों में जाना पड़ा। आज़ादी के बाद जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन होते थे उनमें बराबर भाग लेने आते थे और इनका बड़ा सम्मान किया जाता था। तो भाई क्योंकि इनकी आत्मा भारतीय ही रही, और 1900 जहाँ तक है 1985 में जब 100 साल हो गए थे कांग्रेस के, उसमें भी ये भाग लेने आए थे, सम्मेलन में भाग लेने आए थे। और इन्होंने कई नेताओं से कहा भी था कि भाई जनता की जो समस्याएं उन पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कितनी मतलब अंग्रेजों से क्या लड़ाई इसीलिए लड़ी थी। और 1987 का 1988 में भारत रत्न पुरस्कार खान साहब को प्रदान किया गया, जो कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और भी इन्हें पुरस्कार मिले हैं, शायद जवाहरलाल नेहरू पहले मिल चुका है। जब ये आते थे तो बाकायदा राष्ट्रपति महोदय भी इनकी अगवानी करते थे, क्योंकि खान साहब तो भाई गांधी जी के साथ ही रहे और आत्मा से भारतीय रहे, और भारत के प्रति अनन्य निष्ठा, और जो है इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहा गया? सीमांत गांधी। कितनी बड़ी उपाधि थी, और खैर होनी भी चाहिए। और उस समय जब इनको भारत रत्न दिया गया तो उस समय 100 साल के लगभग हो चुके थे और ये बीमार चल रहे थे। तब इनके पुत्र श्री खान अब्दुल वली खान साहब ने इस पुरस्कार को आकर के भारत ग्रहण किया था। तो एक बार पूछा भी गया कि भाई आप लोग कांग्रेस से क्यों जुड़ गए, या मतलब इतना क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए, जो पख्तून लोग होते हैं उनकी आत्मा ही लोकतांत्रिक होती है। अब ये देखिए, मैं अगर इतिहास की चर्चा मुझे समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, बहलोल लोदी के विषय में ये चीज़ आ जाएगी। तो इस मारे हम लोग जुड़े रहे कि हम लोग भी लोकतंत्र को मानते हैं। और हालांकि खान अब्दुल वली खान साहब भी 75 साल पूरे कर चुके थे, और भारत रत्न मिलने के कुछ ही दिनों के बाद इस महापुरुष का इंतकाल हो गया। और इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार खान साहब को अफगानिस्तान के जलालाबाद नामक स्थान पर दफनाया गया। 88 में इनका इंतकाल हो गया था। तो भाई आज इस महापुरुष का जन्मदिन है, और उनको हम लोग क्या कहना चाहिए कि सादर प्रणाम करते हैं। ऐसे तो महापुरुष अगर कहीं देखने को मिल जाएं, जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो भाई खान साहब को कोटि कोटि प्रणाम। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग बने। तो आज खान साहब का भी जन्मदिन है, जो मुझे खान साहब के विषय में जानकारी थी मैंने दी।
इसके अतिरिक्त जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, शेर। देखिए, जो बबर शेर होता है, तो बबर शेर का वैज्ञानिक नाम होता है लॉयन पैंथेरा लियो, LEO है। अगर लियो शब्द आ जाए तो आप तुरंत समझ लें बबर शेर। तो सिंह इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था, लेकिन जब इनको कैवल्य मिला, ज्ञान मिला, तब जो है इनको महावीर कहा जाने लगा। और भी कई बातें हैं बताने की, उस दिन हमने बताई भी थी। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, पिता का नाम सिद्धार्थ और मां का नाम त्रिशला। हालांकि अन्य नाम मिलते हैं विदेह दत्ता और प्रिय कारिणी। इन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात जो है गणधरों में बांटा था, और इनकी मृत्यु के बाद जो पहले जैन संघ के प्रमुख बने वो इंद्रमणि जी थे। इंद्रमणि जो वो गणधर थे वही बने, क्योंकि ज्यादातर लोग समाप्त हो गए थे। तो ये तो महावीर जी की बात हुई। अच्छा, अब आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक, एक बात यह हो गई अनुच्छेद 24 में। अच्छा, अगर हम 24वें संविधान संशोधन की बात करें, 24वां संविधान संशोधन, तो 24वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। और यह संविधान संशोधन यानी 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति थे महामहिम वाराहगिरी वेंकट गिरी जी। ठीक, और जहां तक 24 की बात आ रही, एक 24 की जानकारी जो मैंने पढ़ी आपके सामने रख रहे हैं कि काठन संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। काठन संहिता, तो देखें ये एक मेरे पास जानकारी आई, सो मैंने आपके समक्ष शेयर की। और भी अगर कुछ हमें 24 के संबंध में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको के सामने प्रस्तुत करूंगा। जहां तक ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं वरना फिर टाइम चला जाएगा। आइए, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, और लंबाई में इसका स्थान दूसरा है। चौड़ाई में तो पहला है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, जल ग्रहण के क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, लंबाई में सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो ये नदी जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलकर, एंडीज पर्वतमाला से निकल करके कहां विलीन होती हैं? अटलांटिक महासागर। एंडीज पर्वतमाला से निकलकर कहां विलीन होती हैं? अटलांटिक महासागर। कहीं कहीं मैंने हिमानीकृत झील पेरू भी पढ़ा, हिमानीकृत झील पेरू और अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई? नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 दिन सोमवार को जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, चलिए। अच्छा, भारत में साख का नियंत्रण कौन सी बैंक करती है?
RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक। तो देखें इसके कार्य जो मुझे मालूम है वो इस प्रकार के हैं। 2 रुपए से लेकर के 2 रुपए के ऊपर के जितने भी नोट हैं उन नोटों को निर्गमन का कार्य कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या है आगे काम? सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। जितने भी बैंक हैं सबके खाते कहां खुलेंगे? रिजर्व बैंक में। ठीक, कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। अच्छा, अनुसूचित बैंकें किसे कहते हैं बताएं? आप लोग बैठे हैं, कुछ जो जानकारी है सो बताइए। अनुसूचित बैंकें प्राइवेट। यानी शेड्यूल बैंकें। नो, आपने क्या कहा? प्राइवेट। नो, वो बैंकें, सुने बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो बैंकें जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में दर्ज हैं। एक बार फिर सुने, वो बैंकें जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में दर्ज हैं वो अनुसूचित बैंकें कहलाती हैं। यानी किसकी अनुसूची में? रिजर्व बैंक की अनुसूची में। ठीक, अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या काम है? समाशोधन की व्यवस्था करना, देश की वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षण करना और सरकार को इसके संबंध में सुझाव भी देना। और क्या काम है? विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। यह भी रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साख का नियंत्रण, क्रेडिट बनाना। साख बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस होता है, कंपनी होती है, देश होता है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? साख, क्रेडिट। तो यह भी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो मैंने इस पर भी RBI पे चर्चा की। थोड़ी थोड़ी चर्चा इसलिए कर देते हैं कि आपको याद बना रहे। वैसे जानकारियां तो बहुत होती रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, घाट प्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? घाट प्रभा अभ्यारण्य कर्नाटक। ठीक, चलिए अच्छा, अभी मैंने जो खान साहब की चर्चा की, फिर मैंने कहा कि एक बात बताई थी, दिल्ली के सुल्तानों में पहले पठान या अफगान सुल्तान कौन बने? बताएं। हेमू। सर नहीं भाई, हालांकि हेमू को मतलब अफगान या पठानों का बड़ा नेतृत्व था, लेकिन वो नहीं थे। पहले पठान या अफगान सुल्तान कौन बने? और उन्होंने पठानी परंपराओं का ही पालन किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का। वो थे मिस्टर बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, लोदी वंश की जिन्होंने स्थापना की थी। तो ये अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है रोह, तो वहीं से इनके पूर्वज आए थे। और क्या कहना चाहिए, पहले इन्होंने इधर उधर सर्विस की, फिर धीरे धीरे तरक्की करके क्या बन गए? सुल्तान बने। कैसे बने फिर कभी बता देंगे, लेकिन थोड़ा हम शॉर्टकट ले रहे हैं। तो ये पहले पठान या अफगान सुल्तान बने। ये अफगानों की या पठानों की साहू खेल एक शाखा थी, उससे संबंधित थे। और जब ये गद्दी पर बैठे तो इनको तुर्कों ने कोई सहयोग नहीं दिया। देखिए, तुर्कों में नियम था कि सुल्तान खुदा का प्रतिनिधि है। पठानों में ऐसा नहीं था। पठानों में यह था कि सुल्तान जो है वो हम में से एक है, मतलब समाज में प्रथम। जैसे लोकतंत्र में नहीं होता है कि मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, हम में से एक है। यानी उसको जो भी काम करना होगा वो सबकी सहमति से काम करना होगा। तो जब तुर्कों ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया तो उन्होंने पठानी परंपराओं का पालन किया और कभी भी बहलोल लोदी साहब गद्दी पर नहीं बैठे। सरदार, ये एक एक चादर बिछा दी जाती, जो दरबार होता था। देखिए उस समय जो
जैसे आजकल नहीं संसद वगैरह होती हैं, तो उस समय जब सरदार और सब सुल्तान बैठते थे तो उसको कहते थे मजलिसे खलवत। मजलिसे खलवत इसका नाम था, संसद का नाम था। तो उसमें सब सरदार होते थे और सब इकट्ठे होते थे, अधिकारी भी होते थे इकट्ठे, अपने अपने निर्णय लेते थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सब इकट्ठे हो जाते, एक चादर बिछाई जाती, ये भी बैठते, सुल्तान भी और सब सरदार बैठते, और ये सरदारों से क्या कहते, क्या संबोधित करते, मसनदे आली, मसनदे आली। बहलोल लोदी ने कभी भी कोई अपना निजी घोड़ा नहीं रखा, वरना सुल्तान का घोड़ा अलग होता था, उसको कोई छू नहीं पाता था। और एक चीज और, आज कौन सा दिन है, दिन बताइए आज कौन सा है, मतलब सप्ताह के जो दिन है, मंगल। हाँ। और रंग क्या पूछा मैंने, लाल। तो इस रंग का प्रयोग केवल सुल्तान करता था और किसी को इस रंग के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। हाँ, और हाथी और नौबत ये भी कौन रख सकता था, केवल सुल्तान, और किसी को अनुमति नहीं थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं, हमारा रंग और सरदारों का रंग एक ही रहेगा, मतलब हम सरदारों में से एक हैं, ये इन्होंने दर्शाया। तो इन्होंने कोई फिर हाँ सुनिए ध्यान से, और इन्होंने कभी भी कोई अपना घोड़ा नहीं रखा, इन्होंने कोई शाही अंगरक्षक नहीं रखे। इसके पहले जितने भी सुल्तान होते थे उनके अंगरक्षक अलग होते थे, बॉडीगार्ड्स, बाकी गार्ड अलग होते थे, लेकिन बॉडीगार्ड अंगरक्षक अलग होते थे। अच्छा, थोड़ा हिंदी में आते हैं, अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा। अब तक तो हमने तत्सम पूछे, अब तद्भव पूछ सकते हैं। अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा, अंगरखा, अंग रखा यानी अंग की रक्षा करने वाला, ये तद्भव है। सॉरी, चलते हैं आगे। तो इन्होंने भाई कोई ये नहीं रखे, इन्होंने कहा आप ही लोग हमारे अंगरक्षक हो, या तो आप अंगरक्षक या जनता अंगरक्षक, हम तो आप ही के हैं, ये इन्होंने दर्शाया। कभी भी इन्होंने इनके शाही उसमें शाही जो होता था बावर्ची खाना, कभी भोजन नहीं बना। जितने सरदार थे, पठान सरदार, बारी बारी से मतलब जो है सबके यहाँ से भोजन आता था और ये भोजन करते थे, वरना सुल्तान का तो भोजन अलग ही बनता था बिल्कुल। इन्होंने जो है हिंदुओं को भी अपनी सेवा में लिया, बहलोल लोदी साहब ने। और फिर इसके बाद जो है घोड़ा भी इन नहीं रखते थे, सरदारों से घोड़ा मांग लेते थे, खाना भी उनके यहाँ से बन के आता था। और कभी कोई अगर सरदार इनसे नाराज होता तो निहत चुपचाप उसके घर चले जाते, मिलते जाकर के, और कहते कि भाई देखिए, अगर आप हमको इस पद के लायक नहीं समझते हैं तो कृपया इस पद पर किसी और को आप नियुक्त कर दें, बता दें, मतलब सुल्तान बना दें, लेकिन भाई रोटी के लिए हमें भी थोड़ा कोई अन्य पद दे दे छोटा मोटा, ताकि हमारी रोटी दाल चलती रहे। बस सरदार खुश हो जाता। तो इन्होंने जो है इन बातों से पूरे पठान समाज को, या जो सरदार थे, सबको खुश रखा, यानी उस नीति का पालन किया बहलोल साहब ने। और भी कई बातें हैं तो मैं बताऊंगा। तो बहलोल लोदी वंश के पहले शासक बने थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, दिमागी गुलाम ये पुस्तक किसकी है, दिमागी गुलाम किसकी पुस्तक है, दिमागी गुलाम किसकी पुस्तक है, दिमागी गुलाम। अच्छा ये बताइए, महामानव बुद्ध किसकी पुस्तक है, उनकी। क्यों, बुद्ध जी के पुत्र का नाम मालूम है आप लोगों को क्या, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम? बोलो, बोल दो अगर मालूम है, ना मालूम है तो कोई। पुत्र का नाम राहुल था कि नहीं? राहुल। जो मुझे जानकारी है कि बताते हैं जब पुत्र का जन्म हुआ तो इनके मुंह से निकला राहुल, यानी एक बंधन और। हालांकि तबियत सिद्धार्थ थे उस समय, तो बुद्ध ने कहने का मतलब था कि चूंकि ये माया मोह से बड़ा परेशान थे बेचारे, तब इन्होंने ऐसी बात सोची कि एक बंधन और।
जैसा भाई मैंने पढ़ा। अच्छा, संकृत्यायन। तो दिमागी गुलाम पुस्तक लिखी श्री राहुल सांकृत्यायन ने। और भी कई पुस्तकें हैं, सिंह सेनापति, जय योधे, बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, और एक तो हम लोगों को पढ़ाई भी गई थी, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी इनकी कृति है राहुल सांकृत्यायन की। तो दिमागी गुलाम भी इन्होंने लिखी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये हिंदी में ये किसने कहा? हिंदी में राम की शक्ति पूजा, ये किसने लिखी है? राम की शक्ति, ये निराला जी ने लिखी है। निराला जी ने, किसने लिखी? निराला जी ने लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, एक मैं आपको गलत अभी जानकारी दे गया था, फिर मैं बता रहा हूं कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जो जैन संघ के अध्यक्ष बने वो इंद्रमणि नहीं बल्कि सुधर्मन थे। मैं माफी चाहता हूं सभी अपने प्रतियोगी परीक्षार्थियों से कि वो इंद्रमणि नहीं बल्कि सुधर्मन थे, जो कि जैन संघ के अध्यक्ष बने। अच्छा बताइए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी कृति है या रचना है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की रचना है। और ये कैसा, मतलब ये क्या है? ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें इन्होंने ज्योतिष की बातें बताई हैं। और भास्कराचार्य जी ने ब्रह्मगुप्त को गणचक्र चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया था। चलते देखिए, अब समय वो संकेत आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्न और बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। बारदोली सत्याग्रह आपने सुना होगा। बारदोली सत्याग्रह जानते होंगे आप लोग। बारदोली सत्याग्रह में जो है लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, इनका बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन में। तो इसके फलस्वरूप बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। ये सब आप लोग जानते हैं। अच्छा, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे, और इन दोनों प्रदेशों को क्या कहते थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? जब ये बारदोली वाली घटना हुई है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे मिस्टर लेस्ली विल्सन। मिस्टर लेस्ली विल्सन, ये उस समय गवर्नर थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, गुणसूत्र आप जानते होंगे 46 होते हैं, लेकिन अगर मंगोलियन बीमारी हो जाए तो 47 हो जाते हैं। तो गुणसूत्र नाम किसने दिया? गुणसूत्र नाम ये वाल्डेयर महोदय ने नाम दिया। वाल्डेयर महोदय ने गुणसूत्र नाम दिया था। अच्छा, ये इतिहास को तीसरी आंख किसने बताया? इतिहास को तीसरी आंख, कल मैंने उस व्यक्ति की चर्चा भी की थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वैसे नाम तो था श्री बैजनाथ द्विवेदी, लेकिन फेमस हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी लिखते थे। ठीक भाई, जो चीजें सामने आती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं। अच्छा, ये ब्राह्मण नामक पत्र किसने निकाला? ब्राह्मण, श्री प्रताप नारायण मिश्र। क्या राजा राम मोहन राय ने हिंदी में भी कोई समाचार पत्र निकाला है? बंगदूत। बंगदूत। तो देखिए, समय पे सब चीजें चलती रहती हैं, और चूंकि अब बिल्कुल समय हो चुका है, फिर भी मैं चलते चलते का चीजें और बता दूंगा, फिर उसके बाद आगे चर्चाएं करूंगा। अच्छा,
ये केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज जो है पौधों की जड़ों में की कोशिकाओं में किसने की? रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने। अच्छा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में। अच्छा, प्राचीन काल में एक जाने माने वैद्य हुए जीवक, और जीवक को बिंबिसार ने इलाज के लिए, प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। अच्छा, जीवक की मां का क्या नाम था? सालवती, श्रीमती सुश्री शालवती, ये उनकी मां का नाम था। ठीक है। अच्छा, डीएनए की खोज में श्रेय किसको दिया जा सकता है? डीएनए जो द्विकुंडली हैं, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, और विलिकिंस का भी इसमें योगदान रहता है। कौन से? विलिकिंस का भी इसमें योगदान रहा। अच्छा, ये बताइए कोली नृत्य कहां पर होता है? कोली नृत्य कहां पे होता है? ये महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई। तो चूंकि समय हो रहा है, जितना मुझको समय मिल रहा है उसके मुताबिक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।